नमस्कार साथियों। हमारा चैप्टर चल रहा था रासायनिक अभिक्रिया एवं उत्प्रेरक, जिनमें से हमने लास्ट क्लास में जो हमारी क्लास हुई थी उसमें जो रासायनिक अभिक्रिया के जो भी प्रकार थे, जो भी हमारे एग्जाम की दृष्टि इम्पोर्टेंट अभिक्रियाएं थी, उनको हमने सबको पढ़ लिया था। और अब जो टॉपिक बचेगा हमारे पास वो बचेगा उत्प्रेरक। और उत्प्रेरक को पढ़ने से पहले हमें यह मालूम होना चाहिए कि उत्प्रेरण क्या होता है, कैटेलाइसिस क्या होता है, क्योंकि कैटेलाइसिस के बिना उत्प्रेरक पढ़ा जाना संभव नहीं है। पढ़ सकते हैं लेकिन मतलब वाली बात नहीं होती। क्यों नहीं होती, अभी आपको समझ में आएगी ये बात। अब देखो, अब हम जानेंगे उत्प्रेरण, कैटेलाइसिस क्या होता है। तो क्या होता है कि जब कोई बाह्य पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया का अचानक से वेग परिवर्तित कर देता है, जैसे कोई अभिक्रिया धीरे धीरे चल रही है और अगर इसका वेग अचानक से बढ़ गया, रासायनिक अभिक्रिया का अचानक से वेग बढ़ जाता है ना, वो प्रक्रिया क्या होती है, उत्प्रेरण कहलाती है। और जो उत्प्रेरण की प्रक्रिया होती है वो उत्प्रेरक क्रियाविधि होती है। समझ में आ रही है बात। तो देखो कि जब कोई बाह्य पदार्थ होता है, अगर उसकी उपस्थिति में रासायनिक अभिक्रिया का वेग अचानक से परिवर्तित हो जाता है तो यह प्रक्रिया उत्प्रेरण कहलाती है। और जो उत्प्रेरण की प्रक्रिया होती है वो उत्प्रेरक क्रियाविधि होती है। अब देखो, अगर उत्प्रेरक ये हमारे पास क्या है, उत्प्रेरक है, लेकिन ये क्या है, उत्प्रेरण है, कैटेलाइसिस। अब देखो उत्प्रेरण, अगर इसको देखिए, मान लो हमारे पास कोई अभिक्रिया है जैसे H2 + Cl2, ये अभिक्रिया बीज नामक, ये जो अभिक्रिया हमारे पास होगी ये प्रकाश की उपस्थिति में होती है। अगर इसको अंधेरे में करवाएंगे तो ये अभिक्रिया संपन्न नहीं होगी। जैसे इसको प्रकाश की उपस्थिति में करवाएंगे या फिर इसमें कैटेलाइसिस डाल देंगे तो ये अभिक्रिया क्या हो जाएगी, इसका जो वेग होता है वो परिवर्तित हो जाएगा। तो किसी बाह्य पदार्थ द्वारा जब रासायनिक अभिक्रिया का वेग अचानक से परिवर्तित हो जाता है तो यह प्रक्रिया उत्प्रेरण कहलाती है। ये इसकी डेफिनेशन होती है, ठीक है। और जो उत्प्रेरण की प्रक्रिया होती है हमारे पास, जो उत्प्रेरण की प्रक्रिया होती है, उत्प्रेरण की प्रक्रिया वो कैसी क्रियाविधि होती है, वो क्या होती है, उत्प्रेरक की क्रियाविधि होती है। आई बात समझ में, वो क्या होती है, उत्प्रेरक की क्रियाविधि होती है, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इसकी क्या होती है, ये क्रियाविधि होती है, क्या होती है, उत्प्रेरण की प्रक्रिया जो होगी वो किसकी प्रक्रिया होती है, किसकी क्रियाविधि होती है, उत्प्रेरक की, ठीक है। अब ये उत्प्रेरक क्या होते हैं ये भी हमें मालूम होना चाहिए। तो अब देख लेते हैं क्या उत्प्रेरक। अब जो ये उत्प्रेरक होते हैं साथियों, ये क्या होते हैं मालूम होना चाहिए। उत्प्रेरक वे बाह्य पदार्थ होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते किंतु रासायनिक अभिक्रिया का वेग बदल देते हैं। आई बात समझ में, ये क्या करेंगे, अभिक्रिया है, ठीक है। ये जो अभिक्रिया आ गई, मान लो इसमें ये भाग नहीं लेंगे कि जैसे कि मान लो उत्प्रेरक की उपस्थिति में रासायनिक अभिक्रिया का वेग क्या हो रहा है, बदल रहा है, तो इसमें ये शामिल नहीं होंगे, इससे कनेक्ट नहीं होंगे, चेप नहीं होंगे। होगा क्या कि ये इसका क्या कर देता है, मतलब अभिक्रिया का वेग बदल देते हैं। इनका यही काम होता है। जो उत्प्रेरक होते हैं वो वे बाह्य पदार्थ होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं किंतु रासायनिक अभिक्रिया का वेग बदल देते हैं, ठीक है। और जो उत्प्रेरण और तथा उत्प्रेरक दोनों शब्द थे, सर्वप्रथम किसने दिए थे, ये आपको एक वैज्ञानिक था, बर्जीलियस। देखो ये हमारे पास बर्जीलियस, ये वैज्ञानिक था वर्जिलियस। इसने क्या किया था, जो उत्प्रेरक होता है और जो उत्प्रेरण होता है, इन दोनों, ये जो दोनों शब्द थे ये किसके द्वारा दिए गए थे, वर्जिलियस के द्वारा दिए गए थे। नोट करते रहना आप साथ साथ। जो उत्प्रेरण और उत्प्रेरक जो शब्द थे दोनों सर्वप्रथम किसके द्वारा दिए गए थे, वर्जिलियस नामक वैज्ञानिक के द्वारा दिए गए थे। ये बात यहाँ तक। अब देखो हम बात करते हैं उत्प्रेरक की। उत्प्रेरक क्या करता है, और उसके बाद जो उत्प्रेरक होता है अभिकारकों की क्रिया कराने के लिए क्या करता है, सत्य उपलब्ध करवाता है, ठीक है। देखो सत्य उपलब्ध करवाता है, जैसे सत्य का मतलब यहाँ पर अभिक्रिया संपन्न हो रही है तो ये सत्य जो उपलब्ध करवाएगा वो कौन करवाएगा, उत्प्रेरक करवाएगा। तो एक पॉइंट आप नोट ये भी कर सकते हो, जो उत्प्रेरक होता है, उत्प्रेरक ये क्या करता है, क्रियाकारकों के लिए क्रिया करने के लिए क्या करता है, सत्य उपलब्ध करवाता है, ठीक है। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, नोट करते रहना। उत्प्रेरक अभिकारकों की क्रिया करने के लिए सत्य उपलब्ध करवाता है, ठीक है। अब देखो समझने की बात करते हैं, इसको कैसे समझेंगे। जैसे ये इधर लाला है, ठीक है, मतलब दोस्त है दोनों, ऐसे मानो। अब इन दोनों के बीच में हो गया झगड़ा, ठीक है, लेकिन इन दोनों का झगड़ा तो हो गया, लेकिन होगा क्या, इनके बीच जो राजीनामा बोलते हैं, समझौता बोलते हैं, समझाइश बोलते हैं, वो कौन कराएगा,
जैसे ये तीसरा बंदा है, कोई भी बंदा है, बंदी है, कोई भी है, अगर इन दोनों का राजीनामा करवा देते हैं तो ये क्या करता है, इन दोनों की बातें वापस से स्टार्ट हो जाती है, लेकिन ये अपने आप में साइड में हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो समझौता है ना, बीच की जो सिस्टम होता है, लड़ाई हो गई दोनों दोस्तों के बीच में, दोस्तों आप गर्लफ्रेंड मान सकते हो, जैसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते हैं, हस्बैंड वाइफ होते हैं, उन दोनों के बीच में लड़ाई हुई। अगर हस्बैंड और वाइफ के बीच में मान लो लड़ाई हो गई तो समझौता या तो उस लड़के का दोस्त करवाएगा या फिर लड़की का भाई करवाएगा, जैसे कोई भी हो, समझ लो आप, समझने की बात जो है यहाँ पर मेन बात होगी। तो इसमें क्या होगा, जैसे लड़ाई हो गई तो बीच में जो समझाइश करवाने वाला होता है वो क्या होता है, उत्प्रेरक होता है। आई बात समझ में कुछ? यहाँ तक समझ में आने के बाद आपको ये पता होना चाहिए कि जो उत्प्रेरक होता है वो क्या करेगा। उत्प्रेरक रासायनिक अभिक्रिया में सक्रियण ऊर्जा के मान को क्या कर देता है, कम कर देता है। अब ये सक्रियण ऊर्जा, एक्टिवेशन ऊर्जा क्या होती है ये भी मालूम होना चाहिए, लेकिन इससे पहले दो बात और समझेंगे। उत्प्रेरक रासायनिक अभिक्रिया में सक्रियण ऊर्जा की मान को कम करता है, जिससे अभिक्रिया का पथ क्या होगा, छोटा हो जाता है, अभिक्रिया तीव्र गति से संपन्न होती है। इसका मतलब आप क्या समझते हो? देखो सपोज करो यहाँ से अभिक्रिया संपन्न हो रही है, यहाँ से ये हमारे पास रिएक्टेंट, रिएक्टेंट का मतलब अभिकारक, ठीक है। अब ये अभिक्रिया यहाँ से संपन्न हो गई, यहाँ से चली गई, और इसमें क्या होगा, और इसका जो एक्टिवेशन मान होगा वो यहाँ से यहाँ होगा, इतना एक्टिवेशन एनर्जी का मान होगा वो इतना होगा। लेकिन अगर मैं, ये क्या है रिएक्टेंट और ये क्या है हमारे पास प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोडक्ट यानी उत्पाद। अब देखो इसमें क्या हुआ, जो इसकी एक्टिवेशन एनर्जी होगी, ये एक्टिवेशन एनर्जी यानी कि सक्रियण ऊर्जा, ये क्या होगी, ज़्यादा होगी। क्यों होगी? क्योंकि ये जो अभिक्रिया यहाँ से यहाँ कर संपन्न हो रही है, इसमें क्या है, उत्प्रेरक की उपस्थिति नहीं है, यानी कि बिना उत्प्रेरक अभिक्रिया संपन्न हो रही है। तो ये अभिक्रिया का पथ क्या हो जाएगा, लंबा हो गया, बड़ा हो गया। समझ में आ रही है? अब देखो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ एक अभिक्रिया, यहाँ तक गया, ये आ गया। अब इसमें देखो इसकी एक्टिवेशन जो एनर्जी होगी वो देखो यहाँ से स्टार्ट हुई और यहाँ तक आई, ये एक्टिवेशन एनर्जी यानी कि सक्रियण ऊर्जा होगी। अब देखो इसमें क्या होगा, इसमें जो प्रोडक्ट होगा वो जल्दी बनेगा, फास्ट बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि देखो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि बिना उत्प्रेरक, ये जो अभिक्रिया होगी ये कैसे होगी, बिना उत्प्रेरक की उपस्थिति में होगी। लेकिन ये क्या होगी, ये जो अभिक्रिया यहाँ से यहाँ संपन्न हो रही है, ये क्या होगी, उत्प्रेरक की उपस्थिति में होगी। जिससे क्या हो जाएगा, देखो ये क्या हो जाएगी, उत्प्रेरक की उपस्थिति में, यानी कि अभिक्रिया का पथ हो जाएगा ये, जो कैसा रहेगा, छोटा रहेगा। किसकी वजह, इसकी कंपेयर में इस अभिक्रिया का जो पथ होगा वो छोटा होगा, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होता है, इसका जो एक्टिवेशन एनर्जी का मान होता है, वैल्यू होती है, वो क्या होगी, कम होगी, मतलब उसकी मान को कम कर देता है, जिससे अभिक्रिया का पथ छोटा हो जाता है। और जैसे अभिक्रिया का पथ छोटा होगा तो देखो ये अभिक्रिया ज़्यादा जल्दी होगी, ये फिर ये होगी, ये अभिक्रिया ज़्यादा फास्ट होगी, क्योंकि इसमें एक्टिवेशन जो ऊर्जा का मान है वो कम है और एक्टिवेशन ऊर्जा का मान कम होता है, तो अभिक्रिया का जो पथ होता है वो छोटा हो जाता है एवं अभिक्रिया तीव्र गति से क्या हो जाती है, संपन्न हो जाती है। ये आपको डायग्राम के अनुसार समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। अब देखो हम ये भी मालूम होना चाहिए कि जो सक्रियण ऊर्जा होती है, एक्टिवेशन एनर्जी जिसको बोलते हैं सक्रियण ऊर्जा, अभी जो सक्रियण ऊर्जा होती है इसके बारे में अपन को पता होना चाहिए। एक्टिवेशन एनर्जी तो ये क्या होती है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने के लिए अणुओं को आवश्यक न्यूनतम जो ऊर्जा होती है ना, अणुओं को भाग लेने के लिए, जैसे अभिक्रिया होती है, ये अभिक्रिया संपन्न हो रही है, इसमें ये क्या है, अणु परमाणु है, ठीक है, अणु भी भाग लेते हैं, परमाणु भी भाग लेते हैं अभिक्रिया में। तो होता क्या है, देखो अभिक्रिया, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने के लिए अणुओं को आवश्यक जो न्यूनतम ऊर्जा होती है वो क्या कहलाती है, हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी कहलाती है। अब इसके बाद हम देखते हैं क्या, उत्प्रेरण के प्रकार। सिर्फ उत्प्रेरण के प्रकार देख रहे हैं, उत्प्रेरक के प्रकार नहीं देख रहे, क्योंकि सबसे पहले हम पढ़ रहे थे उत्प्रेरण और उसके बाद हम पढ़ेंगे उत्प्रेरक। तो पहले क्या देखेंगे, टाइप्स ऑफ कैटालाइसिस, यानी कि अगर बात करते हैं टाइप्स ऑफ कैटालाइसिस की, तो ये होते हैं, एक होता है संगामी और एक होता है विषमांगी, यानी कि दो प्रकार के होते हैं। तो अगर संगामी की बात करते हैं तो इसमें क्या होगा कि जो सभी उत्पाद, रिएक्टेंट और जो उत्प्रेरक होंगे वो सभी क्या होंगे, समान होंगे। देखो हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ कैटालाइसिस यानी कि उत्प्रेरण के प्रकार। तो इधर देखते हैं क्या टाइप्स ऑफ कैटालाइसिस,
उत्प्रेरण के प्रकार। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे सममांगी उत्प्रेरण। क्या देखेंगे? मतलब संगामी उत्प्रेरण देखेंगे सबसे पहले। अब ये क्या होता है? देखो इसमें देखो नाव से स्पष्ट हो रहा है संमांगी, सहमांगी यानी कि समान, होमोजीनियस कैटेलाइसिस। ठीक है, तो ऐसा उत्प्रेरण जिसमें क्या होगा? अभिकारक, उत्प्रेरक तथा उत्पाद तीनों की भौतिक अवस्थाएं एक समान होती है। कैसे होगी? जैसे अब देखो हम एक अभिक्रिया देख लेते हैं SO2 प्लस O2 की, SO2 प्लस O2। अगर मैं इस अभिक्रिया को देखता हूं तो इसमें क्या होगा? यहां पर लेना पड़ेगा हमें, ये क्या है हमारे पास? ये जो होगा ये उत्प्रेरण है। ठीक है, और ये अभिक्रिया होगी तो कैसे बनेगी? 2SO कितना लगाऊं? यहाँ पर 2 लगा दूंगा। या फिर अगर मान लो इसको संतुलित करेंगे तो यहाँ पर कितने हैं? 2 और 2 4 है। क्या ऑक्सीजन कितने हो गए? 4 है, लेकिन यहाँ पर सल्फर की मात्रा कितनी है? 2 है। तो इसको क्या करना पड़ेगा हमें? ये जो समीकरण हमारे पास सामने दिखाई दे रही है ये कंकाली समीकरण है, लेकिन इसको संतुलित करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर 2 लगाना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर 2 लगाऊंगा तो सल्फर की जो वैल्यू हो जाएगी 2 हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर देखो ये 6 हो गए तो मैं यहाँ पर क्या लगा दूंगा? 3 लगा दूंगा। और मैं जैसे ही 3 लगाऊंगा तो ये समीकरण जो होगी हमारे पास संतुलित हो जाएगी। लेकिन इसमें मेन बात क्या है जो हमें समझनी होगी? तो देखो ये कौन सी अवस्था में होगी? गैसीय अवस्था में। ये कौन सी अवस्था में है? गैसीय अवस्था में। ये कौन सी अवस्था में होगी? गैसीय। और ये भी क्या होंगी? गैसीय अवस्था में होंगी। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि सममांगी जो उत्प्रेरण होता है, होमोजेनियस कैटेलाइसिस होता है, इसमें क्या होता है कि ऐसा उत्प्रेरण जिसमें अभिकारक, उत्पाद और जो ये प्रोडक्ट होता है, ये तीनों की जो भौतिक अवस्थाएं होती है वो एक समान होती है, जो कि आपको दिखाई दे रही है। ये क्या है? भौतिक अवस्था है। भौतिक अवस्था दिखाई दे रही होगी आपको, गैसीय अवस्था में आपको ये दिखाई दे रही होगी। अगर ये पहला उदाहरण हो गया। दूसरे उदाहरण की बात करते हैं तो अम्ल की प्रेजेंस में एस्टर का जल अपघटन। एस्टर का जल अपघटन अगर करवाते हैं एसिड की उपस्थिति में, देखो तो क्या बनेगा हमारे पास? जो एक तो बनेगा एसिटिक एसिड प्लस एक बनेगा एथिल अल्कोहल। ये बात आपको मालूम होना चाहिए कि अम्ल की उपस्थिति में एस्टर का जल अपघटन। अब देखो ये हमारे पास CH3, ये C डबल बॉन्ड O, ये O, ये C2H5। अब देखो इसमें क्या करेंगे? अगर दूसरे उदाहरण की बात करते हैं तो क्या करेंगे कि अम्ल की उपस्थिति में क्या करेंगे? एस्टर का जल अपघटन। और एस्टर का जल अपघटन की बात करते हैं तो एस्टर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये रहा हमारे पास एस्टर। बात करते हैं जल अपघटन की, H2O। जल अपघटन का मतलब क्या होगा? देखो अगर आप यहाँ पर H+ लिख दो या फिर एसिड लिख दो, एसिड का मतलब भी क्या होता है? H+ का होना। ठीक है, प्रोटॉन की उपस्थिति। तो ये हमारे पास H+ भी लिख सकते हैं और एसिड भी लिख सकते हैं। अब देखो ये एस्टर का अगर जैसे आप अपघटन करवाएंगे तो क्या होगा? इसका भी करेंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, OH- और H+। तो होगा क्या फाइनली इसमें? ये तो माइनस में होगा क्योंकि इसकी जो विद्युत तुल्यता होगी वो कार्बन से ज़्यादा होगी, और इसलिए कार्बन कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। और ये तो चल जाएगा इसके पास और ये चला जाएगा इसके पास। तो हमारे पास जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा साथ ही वो क्या बनेगा? देखो CH3COOH यानी कि एसिडिक एसिड, CH3COOH। ये हमारे पास क्या बन गया? CH3COOH प्लस हमारे पास जो बनेगा एथिल अल्कोहल। देखो ये रहा एथिल, ये H+ यहाँ से यहाँ इसके पास आ जाएगा क्योंकि ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। तो ये हमारे पास क्या बनेगा? C2H5OH। ये हमारे पास जो प्रोडक्ट होगा हमें प्राप्त होगा। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखो इसमें क्या है, इसमें देखने की और समझने की बात क्या है? ये क्या है? लिक्विड यानी कि द्रव्य अवस्था में होगा ये, और ये वाटर है, ये भी कौन सी अवस्था में होगा? लिक्विड अवस्था में होगा। ठीक है, L। और ये भी क्या है? देखो ये भी किस में होगा? एसिड। एसिड का मतलब H+, ये भी किस में रहेगा? L+, L में रहेगा, मतलब लिक्विड अवस्था में रहेगा। ये भी किस में रहेगा? L में रहेगा। और ये भी किस में रहेगा? L में रहेगा, मतलब लिक्विड अवस्था में होगा। तो इसका मतलब ये हुआ। बात करते हैं सममांगी मिश्रण की, उत्प्रेरण की। तो इसमें क्या होगा कि ऐसा उत्प्रेरण जिसमें उत्पाद, उत्प्रेरक और जो क्रियाकारक होगा, अभिकारक होगा, वो तीनों की जो भौतिक अवस्थाएं होती हैं वो एक समान होती है, इसलिए इसको संगामी उत्प्रेरण कहा जाता है। फिर देखते हैं विषमांगी उत्प्रेरण। तो इनको थोड़ा देख लेते हैं। ये रिएक्शन समझ में नहीं आती है तो फिर एक बार देखना दोबारा से। अब देखो ये विषमांगी जो उत्प्रेरण होता है ये क्या होता है? इसमें साफ सी बात है उसका विपरीत होगा। विपरीत कैसे होगा कि इसमें जो प्रोडक्ट होगा
क्रियाकारक होगा और जो उत्प्रेरक हो कैटेलाइसिस होगा, इन तीनों की भौतिक अवस्था एक समान नहीं होगी, साफ सी बात है। अगर बात करते हैं जैसे कि हैबर विधि, हैबर विधि का मतलब क्या होता है, इसमें क्या किया जाता है, देखो सबसे पहले परिभाषा देखते हैं कि ऐसा उत्प्रेरण जिसमें अभिकारक, उत्प्रेरक तथा प्रोडक्ट में से किसी एक की भौतिक अवस्था क्या होगी, भिन्न होगी। मतलब भिन्न एक की तो होगी, चाहे एक की हो, दो की हो, लेकिन एक की तो क्या होगी, जो भौतिक अवस्था होगी वो डिफरेंट होगी, भिन्न होगी, इसलिए इसको कैसा भी उत्प्रेरण बोला जाएगा, विषमांगी उत्प्रेरण कहा जाता है। जैसे कि हैबर विधि, और हैबर विधि में क्या होता है, देखो ये हमारे पास N2 हो गया प्लस ये हमारे पास क्या हो गया H2 हो गया, और आयरन ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, आयरन। और जो आयरन होगा या हमारे पास ये सॉलिड अवस्था में होता है आयरन, समझ में आ रही है। और जैसे ही सॉलिड अवस्था की बात करते हैं देखो S, लेकिन ये जो हमारे पास हाइड्रोजन हो जाएंगे, इनकी संख्या 3 होगी और ये 2 होगी, तो देखो यहाँ पर कितने हो गए, हाइड्रोजन 6 हो गए। तो मैं कैसे बना सकता हूँ अमोनिया NH3। और उदाहरण की बात करते हैं तो हैबर विधि, और हैबर विधि में आपको मालूम होना चाहिए कि क्या होता है, अमोनिया का निर्माण होता है। और दूसरी बात ये है कि इसमें क्या होगा, जो ये अमोनिया होगी ये ऐसे होगी क्योंकि इसको संतुलित करना पड़ेगा। इधर हाइड्रोजन की संख्या कितनी है आप देख रहे हैं ना, बार बार ये बताना ठीक नहीं होगा, आप समझ सकते हो, समझ में भी आ रही होगी। देखो ये कौन सी अवस्था में होगा, गैसीय अवस्था में होगा, ये हाइड्रोजन कौन सी अवस्था में होगा, गैसीय अवस्था में होगा। लेकिन ये जो हमारे पास उत्प्रेरण है ये किस अवस्था में पाया जा रहा है, हमें सॉलिड स्टेट में पाया जा रहा है, क्योंकि ये आयरन है और आयरन सॉलिड स्टेट में पाया जाता है, ठीक है। और ये यहाँ पर 2NH3 हो गई जो कि अमोनिया है, और अमोनिया कैसी अवस्था में होती है, गैसीय अवस्था में होती है। फिर देखते हैं मैग्नीज, जो हमारे पास मैग्नीज डाइऑक्साइड की उपस्थिति में पोटेशियम क्लोराइड का अपघटन देखते हैं हम। और पोटेशियम क्लोराइड का अपघटन देखने से पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि पोटेशियम क्लोराइड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है। तो जो फॉर्मूला होता है हमारे पास वो होता है KCl3, देखो KClO3। अगर KClO3 होता है हमारे पास, ये किसका फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है किसका, पोटेशियम क्लोराइड का। ये पोटेशियम ये क्लोरीन, तो इन दोनों को मिला के क्लोराइड बोला जाता है। तो ये क्या होगा पोटेशियम, लेकिन ये क्या बोल रहा है, ये मैग्नीज डाइऑक्साइड की उपस्थिति में क्या कर रहा है, अभिक्रिया करवा रहा है। तो देखो ये हमारे पास मैग्नीज, ये MN हो गया और ये डाई ऑक्साइड हो गया, जो कि किस अवस्था में होगा, सॉलिड स्टेट में होगा। लेकिन ये जो हमारे पास ये है ये भी किस अवस्था में है, सॉलिड अवस्था में होगा। लेकिन हमें इसमें एक अवस्था की बात की थी कि एक अवस्था डिफरेंट होगी, इसमें डिफरेंट पाई जाएगी। लेकिन अभी तो हमने क्या देखा है, ओनली अभिकारी की देखे हैं, हमने बात नहीं की प्रोडक्ट की अभी, क्योंकि हमने बात की नहीं, क्योंकि प्रोडक्ट तो हमने बनाए नहीं। और दूसरी बात ये क्या है, सॉलिड अवस्था में, ये भी सॉलिड अवस्था में। अगर जैसे ही इसको मैं तोड़ूंगा तो हमारे पास क्या बनेगा, 2KCl बन जाएगा। लेकिन ये यहाँ पर 6 क्या है, ऑक्सीजन के एटम है, लेकिन ऑक्सीजन के 6 एटम है, तो हमें क्या बनाने होंगे, 6 एटम बनाने होंगे। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, KCl कितने बन जाएंगे, यहाँ पर KCl बन जाएंगे 2, क्योंकि यहाँ पर 2 हैं, ये 2 KCl बन जाएंगे। प्लस देखो यहाँ पर 6 क्या है, ऑक्सीजन के एटम है, तो यहाँ पर क्या बना दूंगा मैं, यहाँ पर 3O2, ठीक है। 3O2 का मतलब ये हुआ, क्योंकि देखो 3O2 इसलिए बनाया जाएगा। और दूसरी बात ये कि ये ऑक्सीजन जो होगा वो गैसीय अवस्था में होगा, इसलिए कंडीशन फुलफिल हो रही है, क्योंकि तीनों अवस्था में से एक अवस्था क्या हो रही है, डिफरेंट हो रही है। आपको ये बात समझ में आ गई होगी। इसके बाद हम देख लेते हैं आगे, ये बात हो गई पूरी यहाँ से, इसकी परिभाषा कोई डिफरेंट नहीं है। आपको तो ये ध्यान रखना है, एग्जाम में ये रिएक्शन आती है ऐसे कैसे, और पूछा जाता है कि संगामी मिश्रण है या फिर विषमांगी मिश्रण होगा। फिर इसके बाद अगर बात करते हैं साथियों आगे, देखो अब देखना, आप हमने किसकी बात की, कैटालाइसिस। अब हम देखते हैं क्या, उत्प्रेरक। हमने कैटालाइसिस देख लिया, उत्प्रेरण देख लिया, लेकिन हमारा टॉपिक होगा ये। अब स्टार्ट यहाँ से, उत्प्रेरक। ये क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ उत्प्रेरक, यानी कि जो कैटालाइज होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं, ये 4 प्रकार के होते हैं, धनात्मक, ऋणात्मक, सवतव उत्प्रेरक और जैव या फिर एंजाइम उत्प्रेरक। तो ये कैटालाइज्ड होते हैं हमारे पास, कैटालाइज्ड जो होते हैं ये क्या होते हैं, विशेष प्रकार के। ये जो 4 इसके टाइप होंगे, हम बात करते हैं किसके, उत्प्रेरक। कैटालाइज, अब देखो ये जो कैटालाइज होते हैं हमारे पास, उत्प्रेरक होते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं, जिनको हम अलग अलग रूपों में एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहले 4 का हमें मालूम होना चाहिए नाम के। तो इधर देख लेते हैं, साइड में इधर लिख लेते हैं, फिर यहाँ से उठा लेंगे। पहला हमारे पास धनात्मक उत्प्रेरक,
और जो दूसरा होगा हमारे पास वो हो जाएगा ऋणात्मक उत्प्रेरक, और जो तीसरा हो जाएगा हमारे पास वो रहेगा सवता उत्प्रेरक, और जो फोर्थ होता है हमारे पास वो होता है जैव या एंजाइम उत्प्रेरक। तो ये हमारे पास कितने हो जाएंगे, 4 प्रकार के जो कैटेलाइज्ड हो जाएंगे, मतलब उत्प्रेरक हो जाएंगे, जिनको हम देख रहे हैं इस प्रकार से। अब देखो इसमें सबसे पहले उठाएंगे हम क्या, पॉजिटिव यानी कि धनात्मक कैटेलाइज्ड। अब देखो ये अगर देखेंगे हम, पता होना चाहिए धनात्मक यानी कि पॉजिटिव, ठीक है। तो अब हमें ये मालूम होना चाहिए कि वे उत्प्रेरक, देखो पॉजिटिव का मतलब प्लस की बात हो रही है, प्लस की बात हो रही है, तो ये क्या करेंगे, ये उत्प्रेरक जो होंगे, जो अभिक्रिया का जो वेग होगा बढ़ाने की बात होगी। तो आप डेफिनेशन में अपने अनुसार भी लिख सकते हो कि वे उत्प्रेरक जो रासायनिक अभिक्रिया का वेग बढ़ा देते हैं धनात्मक उत्प्रेरक कहलाते हैं, ठीक है। जैसे अमोनिया निर्माण की हैबर विधि में आयरन या फिर आयरन ऑक्साइड क्या करता है, जो अमोनिया निर्माण की जो प्रक्रिया होती है इसमें जो आयरन होगा या फिर आयरन ऑक्साइड होता है, ये क्या करता है, इसकी अभिक्रिया की दर क्या कर देता है, वेग को बढ़ा देता है, ठीक है। तो ये परिभाषा आप नोट कर सकते हो, वे उत्प्रेरक जो रासायनिक अभिक्रिया का वेग बढ़ा देते हैं, ऋणात्मक में घटेगा और धनात्मक में बढ़ेगा क्या, वेग। तो वे उत्प्रेरक जो रासायनिक अभिक्रिया का वेग बढ़ा देते हैं धनात्मक उत्प्रेरक कहलाते हैं। जैसे अमोनिया निर्माण की हैबर विधि में आयरन या फिर आयरन ऑक्साइड ये क्या करता है, अमोनिया की जो निर्माण बनने की जो दर होगी, रेट होगी, वो उसकी जो वेग होगा उसका, उसको बढ़ा देते हैं। तो N2+3H2, देखो वही प्रक्रिया N2+3H2 हमारे पास देखेंगे इसको। तो इस हमने बात किसकी की, आयरन की। आयरन अगर नहीं होता है तो आयरन ऑक्साइड, और आयरन ऑक्साइड आपको मालूम होना चाहिए कैसे लिखते हैं, Fe2O3, इसको कैसे लिखेंगे, Fe2O3, ये क्या है, आयरन ऑक्साइड। अगर इसकी उपस्थिति में आप रिएक्ट करवाएंगे तो अभिक्रिया होगी फास्ट और बनेगी क्या, अमोनिया NH3। तो यहाँ पर लगा देंगे 2। आई मेरी बात समझ में। लेकिन इसमें ध्यान क्या देना होगा आपको, ये पता होना चाहिए कि पॉजिटिव है तो ये क्या करेगा, अभिक्रिया के वेग को बढ़ाएंगे, ठीक है, ये बात होगी। अब इसके बाद हम एक उदाहरण और देख लेते हैं कि वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में निकेल, प्लेटिनम या पैलेडियम यूज में लिया जाता है उत्प्रेरक, जो कि कैसा उत्प्रेरक होता है, पॉजिटिव उत्प्रेरक होता है। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि जो वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में कौन सा किस प्रकार का उत्प्रेरक काम में लिया जाता है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि पॉजिटिव प्रकार का उत्प्रेरक काम में लिया जाता है। तो वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण की, तो यहाँ पर देख लेते हैं वनस्पति तेलों की हाइड्रोजनीकरण। अगर वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण की बात करें तो पैलेडियम आपको पता होना चाहिए, निकल का पता होना चाहिए, और प्लेटिनम का। तो निकल हो गया हमारे पास, प्लेटिनम हो गया और पैलेडियम हो गया। अब ये तीनों करते क्या हैं, ये तीनों उत्प्रेरक होते हैं, कैटालाइज होते हैं, ये पॉजिटिव प्रकार के उत्प्रेरक होते हैं। और ये क्या करते हैं कि इसकी जो अभिक्रिया होगी, वनस्पति तेल की अभिक्रिया होती है जब हाइड्रोजनीकरण की बात हो रही है, मतलब हाइड्रोजन से क्या होगी, अभिक्रिया होगी और बनेगा क्या, तेल से घी बन जाएगा। तो देखते हैं, वनस्पति तेल हो गया हमारे पास, और अगर वनस्पति तेल की प्लस जो अभिक्रिया होगी वो किससे होगी, हाइड्रोजन से। लेकिन हम यहाँ से क्या ले लेंगे, निकल ले लेंगे, पीटी ले लेंगे, या फिर पैलेडियम ले लेंगे, और पैलेडियम के साथ ही अगर पीडी ले लेंगे यहाँ से। और इन तीनों की उपस्थिति में अगर अभिक्रिया होती है तो बनता क्या है, वनस्पति घी बन जाएगा। लेकिन हमें यह मालूम होना चाहिए कि जो वनस्पति ऑयल होते हैं, तेल होते हैं, इसका जो फॉर्मूला कैसा होगा। तो देखो ये वनस्पति तेल होगा तो RCH, देखो ये यहाँ पर कोई भी समूह हो गया हमारे पास, CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड COOH, ये हमारे पास किसका फॉर्मूला हो जाएगा, वनस्पति तेलों का। लेकिन इसकी अभिक्रिया किससे करवाएंगे हम, H2 से करवाएंगे। तो आपको ये बात समझ में आ रही होगी, जैसे ही H2 से करवाएंगे ना तो ये क्या करेगा, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में टूट जाएगा। तो देखो अभिक्रिया कैसे होगी, ये यहाँ पर दोनों हाइड्रोजन यहाँ पर अगर जुड़ते हैं तो ये जो डबल बॉन्ड होगा वो सिंगल बॉन्ड में चेंज हो जाएगा, और ये एक सिंगल हाइड्रोजन के स्थान पर डबल हाइड्रोजन आ जाएंगे। तो किस प्रकार अभिक्रिया होगी, कुछ इस प्रकार अभिक्रिया हो जाएगी, RCH2 सिंगल बॉन्ड RCH2 COOH कार्बोक्सिलिक एसिड का जो ये फॉर्मूला होता है। तो आपको पता चल रहा होगा कि जो हमारे पास निकल हो गया, PT हो गया, और जो PB हो गया, पैलेडियम हो गया, इनकी उपस्थिति में क्या होता है,
जो अभिक्रिया होती है, रासायनिक अभिक्रिया, इनमें क्या होता है, इनकी जो वेग होता है वो बढ़ जाता है इनकी उपस्थिति में। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया, पॉजिटिव कैटालाइट हो गया, मतलब धनात्मक उत्प्रेरक हो गया। अब फिर से ले लेते हैं हम ऋणात्मक उत्प्रेरक। तो ये आपको उदाहरण ही मालूम होना चाहिए, ये एग्जाम में बार बार रिपीट भी होते हैं, बहुत सी बार आते हैं, लेकिन ये कई बार इस प्रकार नहीं आकर इस प्रकार आ जाते हैं, जो कि आपको मालूम होना चाहिए। अब इसके बाद हम देख लेंगे नेगेटिव 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 मतलब ऋणात्मक उत्प्रेरक। तो अब देख लेते हैं हम क्या दूसरा जो प्रकार होगा हमारे पास वो होगा नेगेटिव कैटालाइट। अब देखो ये नेगेटिव होता है हमारे पास उत्प्रेरक, ऋणात्मक उत्प्रेरक होता है। इसमें क्या होगा, कन्फर्म में क्या होगा कि ऐसे उत्प्रेरक जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को घटा देते हैं, धीमा कर देते हैं, ऋणात्मक उत्प्रेरक कहलाते हैं। जैसे अगर बात करते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड की, अगर हाइड्रोजन पेरोक्साइड का विघटन करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा, हाइड्रोजन जो पेरोक्साइड के विघटन में क्या होगा, ग्लिसरॉल। अगर देखो ग्लिसरॉल का मतलब क्या होगा, जो हमारे पास ग्लिसरॉल होता है इसकी उपस्थिति में क्या होगा, ये जो देखो ये हमारे पास क्या हो गया H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड हो गया, इसकी अभिक्रिया करवाएंगे हम तो किसकी उपस्थिति में कराएंगे, ग्लिसरॉल की उपस्थिति में करवाएंगे। और जैसे ही ग्लिसरॉल की उपस्थिति में करवाएंगे तो ये अभिक्रिया होती है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया हो जाती है। क्यों हो जाती है, क्योंकि ये बनेगा इधर से H2 प्लस O2। जैसे ही H2O2 बनेंगे, ये जब तक अभिक्रिया संपन्न नहीं होती उससे पहले वापस किस में चेंज हो जाएगा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड में चेंज हो जाता है। तो इसमें क्या होता है कि देखो अगर ये इसमें चेंज नहीं हो, इसमें क्या किया जाएगा, अगर इसमें चेंज नहीं हो तो हमारे पास हमें क्या करना होगा, अगर मान लो इसको देखो, अगर इसकी उपस्थिति में क्या करवा देंगे, ये जो ग्लिसरॉल होता है हमारे पास, ये कैसा कैटालाइज्ड होता है, नेगेटिव कैटालाइज्ड होता है। ये बात आपको मालूम होनी चाहिए कि जो ग्लिसरॉल होता है वो कैसा कैटालाइज्ड होता है, नेगेटिव उत्प्रेरक होता है। ठीक है, लेकिन अभी देखो हाइड्रोजन पेरोक्साइड, अगर इसको मान लो अधिकता में ले लूँ H2O2, अधिकता का मतलब एक्सेस में ले लो इसको, तो हमारे पास क्या बनेगा, इसमें वाटर बनता है और O2 गैस रिलीज होती है। ये बात भी आपको मालूम होनी चाहिए। लेकिन ये यहाँ से अभिक्रिया होगी ना, ये क्या होगी, देखो यहाँ पर क्या बन जाएगा 2H2O प्लस O2। ये बात आपको समझ में आ गई क्या, अधिकता का मतलब इसको एक्सेस में ले लिया, और एक्सेस में जैसे ही लेंगे तो हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास जो प्रोडक्ट होगा वो उसको हो जाएगा चेंज, और प्रोडक्ट चेंज हो जाएगा तो अभिक्रिया भी चेंज हो जाती है, आपको पता होना चाहिए। देखो ये रही, यानी कि अधिके में, और जैसे अधिके की बात करते हैं तो ये हमारे पास प्रोडक्ट याद रखना होगा। और दूसरी बात, दो बात और कर लेते हैं जो भी आपके लिए क्या होगी, इंपॉर्टेंट साबित होगी। कैसे होगी कि पेट्रोलियम होता है, पेट्रोलियम की जो अपस्फुटन होता है, अभी अपस्फुटन क्या होता है, नोकिंग, जानते हो ना, नोकिंग पेट्रोल गाड़ी रखते हो आप, सभी चलाते भी होंगे। तो जो पेट्रोलियम के अपस्फुटन को कम करने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है, टेट्रा एथिलेड, TEL, देखो TEL, टेट्रा एथिलेड। अब देखो अब स्फुटन को कम करने के लिए अगर पेट्रोल में ये नहीं मिलाया जाए, टेट्रा एथिलेड नहीं मिलाया जाए, तो क्या होगा, पेट्रोल हमारी जो गाड़ियाँ होंगी वो क्या करेंगी, पेट्रोल अधिक मात्रा में खाएगी, मतलब अधिक मात्रा में तेल का क्या करेंगी, यूज करेंगी। ठीक है, तो इसलिए कम इसको नोकिंग या फिर अपस्फुटन को कम करने के लिए इसमें क्या मिलाया जाता है, आपको मालूम होना चाहिए कि TEL, टेट्रा एथिलेड इसमें मिलाया जाता है। हमारे पास जो ऋणात्मक उत्प्रेरक होते हैं उनको क्या किया जाता है, मंदक या फिर निरोधक के रूप में भी काम में लेंगे, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, जो ऋणात्मक उत्प्रेरक होते हैं इनको मंदक या फिर निरोधक के रूप में काम में लेने के आधार पर इसको बोला जाएगा कि मंदक या फिर निरोधक उत्प्रेरक भी कहते हैं, मंदक या निरोधक। देखो ये भी बात आपको पता होनी चाहिए, मंदक हो गया और या फिर निरोधक। मंदक या फिर निरोधक किस उत्प्रेरक को बोला जाएगा, नेगेटिव उत्प्रेरक को बोला जाएगा। अब इसके बाद हमारे पास तीसरा था ऑटो कैटालाइज, यानी कि सवतः उत्प्रेरक। अब इसमें क्या होता है, इसमें जो प्रोडक्ट होता है वही क्या करता है, उत्प्रेरक की तरह काम में आता है। अब देखो तीसरा देख लेते हैं, सवतः उत्प्रेरक। अगर बात करते हैं सवतः उत्प्रेरक की, ये रहा सवतः उत्प्रेरक, तो बात करते हैं क्या,
देखो जो स्वतः उत्प्रेरक होता है हमारे पास, ऑटोकैटालाइज होते हैं, ये क्या करते हैं, इसमें जो प्रोडक्ट बनता है वही किसके स्थान पे काम में लिया जाएगा, उत्प्रेरक के स्थान पे काम में लिया जाएगा। अब देखो जब रासायनिक अभिक्रिया की वे जो रासायनिक अभिक्रिया में बना उत्पाद उत्प्रेरक की तरह व्यवहार दर्शाता है तो उसे क्या बोला जाएगा, स्वतः उत्प्रेरक बोला जाएगा। कि फिर से गौर करिएगा कि रासायनिक अभिक्रिया में बना उत्पाद जो प्रोडक्ट होता है वो उत्प्रेरक की तरह ही व्यवहार करता है यानी कि दर्शाता है, उसे क्या बोला जाएगा, स्वतः उत्प्रेरक बोला जाता है। ठीक है, अब देखते हैं जैसे की बात करते हैं, अगर एस्टर का जल अपघटन करवाते हैं तो हमारे पास क्या बनेगा, एक तो बनेगा एसिटिक एसिड, अभी हमने अभिक्रिया भी देखी थी, और दूसरा प्रोडक्ट बनता है वो बनेगा क्या, एथिल एल्कोहल। तो देखो एस्टर के जल अपघटन की प्रक्रिया बहुत धीरे धीरे होती है, किंतु जैसे ही थोड़ी सी मात्रा में एसिडिक अम्ल का निर्माण हो जाता है तो अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। देखो हमारे पास ये क्या होगा, ये हमारे पास एस्टर होगा CH3, फिर ये C डबल बॉन्ड O, ये O, फिर ये C2O5 से C2H5 हो जाएगा, प्लस अगर बात करते हैं H2 की, अगर इसका करवा देते हैं क्या, जल अपघटन, और जैसे ही जल अपघटन करवाते हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कि इसका जो प्रोडक्ट बना था हमारे पास वो किस प्रकार बना था, ये बना था प्रोडक्ट CH3 C डबल बॉन्ड O, ये CHOH प्लस C2H5 OH हमारे पास क्या था ये, लेकिन ये हमारे पास जो ये किसकी तरह कार्य करेगा, ये आपको मालूम होना चाहिए कि इसमें जो किसकी कैटालाइज यानी कि उत्प्रेरक की तरह कौन सा प्रोडक्ट कार्य करेगा, तो ये किसकी तरह कार्य करता है, उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है। कौन सा, एथिल, यानी कि जो मेजर बनता है ना वही क्या करेगा, उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है, मालूम होना चाहिए। ऐसे ही क्या होता है हमारे पास, देखो अब देखो इसमें क्या किया हमने, तो जल अपघटन करवा दिया, ये ले जल अपघटन करवा दिया, वो ये प्रक्रिया, इसको OH माइनस और H प्लस, और ये माइनस में चला जाएगा, ये प्लस में चला जाएगा, फिर ये क्या करेगा, इसमें इसके ऊपर आके अटैक करेगा, ये इसके ऊपर अटैक करेगा, तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा। तो ये क्या हमारे पास किसकी तरह कार्य करता है, कैटालाइज की तरह कार्य करता है, यानी कि स्वतः उत्प्रेरक की तरह कार्य करते हैं। और देखो एक और देख लीजिए, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड होती है, अगर उसकी भी अभिक्रिया जल से करवा देते हैं तो हमें N2 + H2 प्राप्त होती है, और जिसमें N2 जो होगा वो स्वतः उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है। देखो कैसे होगा, देखो ये हमारे पास NO नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड प्लस H2, तो इसमें होता क्या है, अगर मैं इनके अभिक्रिया इससे करवाता हूँ तो ये ऑक्सीजन होगा, इसके साथ क्या हो जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा, और इसके साथ कनेक्ट होगा तो हमारे पास बचेगा H2 जो कि साइड में दूसरा प्रोडक्ट बन जाएगा, तो हमारे पास बन जाएगा NO2 + H2। और दूसरी बात ये किसकी तरह कार्य करता है, कैटालाइट की तरह कार्य करता है, यानी कि ये स्वतः उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है। ऑटोकैटालाइज के रूप में कार्य कौन करेगा, इसमें ये प्रोडक्ट कार्य करेगा और इसमें ये करेगा। इसका कहने की सीधी सी बात यह है कि जब रासायनिक अभिक्रिया में बना उत्पाद उत्प्रेरक की तरह ही व्यवहार दर्शा दे या फिर दिखा दे अपना प्रभाव, उसे क्या बोलते हैं, स्वतः उत्प्रेरक की श्रेणी में रख देते हैं। कैसे पहचान करोगे, क्योंकि जैसे अभिक्रिया होती है तो यहाँ पर आपको कुछ भी लिखा हुआ नहीं होगा, सीधी सी बात है, इससे तो ये प्राप्त हो जाएगा और इससे ये प्राप्त हो जाएगा, इनको दोनों को अर्थीरों के आधार पर दर्शाया जा सकता है, इससे ये प्राप्त हो जाएगा और इससे ये प्राप्त हो जाता है। तो ये इसकी पहचान होती है कि इसके जो ये होगा तीर वाला स्थान, इस पर कोई भी कैटालाइज नहीं लिखा होगा, तो आपको ये समझ लेना है कि इसमें होगा का फाइनली कि जो ये प्रोडक्ट होता है इन्हीं में क्या होगा, इनका उत्प्रेरक होगा। आपको ये बात समझ में आ गई होगी। फिर हम देखते हैं आगे, इसको थोड़ा साफ कर लेते हैं। लास्ट हमारे पास बच गया क्या, जैव एंजाइम, बायो एंजाइम। अब इसमें क्या होगा, जो जैव एंजाइम होगा, जैव या फिर एंजाइम, ये बोला था मैंने, जैव या फिर एंजाइम, जैव या फिर एंजाइम उत्प्रेरक, या ठीक है, या जैव एंजाइम नहीं, जैव या फिर एंजाइम उत्प्रेरक। तो इसमें क्या होता है, देखो इसमें होगा, जैव का मतलब क्या होगा, इसमें एंजाइम्स की बात होगी कि किस एंजाइम की उपस्थिति में कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, ये बातें किस में होगी, इसमें होगी। और जैसे ही बात करते हैं एंजाइम की, तो क्या होगा, जो एंजाइम होगा ये भी हमें पता होना चाहिए। तो फोर्थ देख लेते हैं, इसमें लास्ट हमारे पास जो कैटालाइज होता है उसको भी हम देख लेते हैं। तो देखो ये हमारे पास बनेगा 4th नंबर, इसको थोड़ा सा आप ध्यान लगा के देखना, क्योंकि यहाँ से प्रश्न 100% पुटअप होता है। तो ये देखो, जैव या फिर एंजाइम उत्प्रेरक। अब इसमें देखो होगा क्या, इसमें होता यह है कि सबसे पहले तो हमें यह भी मालूम होना चाहिए कि जो एंजाइम होते हैं वो क्या होते हैं, किस प्रकार के यौगिक होते हैं। तो सबसे पहले तो यही प्रश्न बनता है कि एंजाइम किस प्रकार के
यौगिक होते हैं। तो जो एंजाइम होते हैं वो कैसे होंगे, हमारे पास जो एंजाइम होते हैं वो नाइट्रोजन की एंजाइम नाइट्रोजन की क्या होंगे, जटिल यौगिक होते हैं। तो हमें मालूम होना चाहिए कि जो एंजाइम होगा वो नाइट्रोजन की क्या होंगे, जटिल यौगिक होते हैं। तो लिख लेते हैं यहाँ पर एंजाइम, इधर लिख लेते हैं साइड में, जो एंजाइम होंगे वो क्या होंगे, नाइट्रोजन के जटिल यौगिक होते हैं। नोट करना आप भी, एंजाइम जो होंगे वो नाइट्रोजन के क्या होते हैं, जटिल यौगिक होते हैं, एक बात। और दूसरी बात ये है कि ये प्रोटीन तथा वसायुक्त होते हैं। ये जो एंजाइम होते हैं वो क्या क्या कैसे होंगे, किन से युक्त होंगे, वसा व प्रोटीन से युक्त होते हैं। तो दूसरी बात करते हैं, तो वसा व प्रोटीन से क्या होंगे, युक्त। दो बात होगी, आपको पता होना चाहिए कि एंजाइम नाइट्रोजन के जटिल यौगिक होते हैं। दूसरी बात करते हैं तो यहाँ पर होगा वसा व प्रोटीन युक्त होते हैं। फिर देखते हैं एंजाइम का जो आकार होता है वो कैसा होता है। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि एंजाइम अणुओं का आकार 10 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर तक होता है। ये बात आपको पता होना चाहिए कि 0 से शामिल नहीं करना, 10 से शामिल करना होता है। तो देखो ये भी पता होना चाहिए कि जो एंजाइम के अणु होते हैं इनका एंजाइम अणुओं के आकार की बात करते हैं तो 10 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर तक क्या होता है, इनका आकार होता है। आपको मालूम होना चाहिए, आप भी नोट कर सकते हो, करना ही है। और दूसरी बात यह है कि सजीवों के शरीर में होने वाली उपापचयी क्रियाएं एंजाइम्स के द्वारा ही की जाती है, पता होगा। देखो सजीवों में जो भी उपापचयी क्रियाएं होती है वो क्या किसके आधार पर होती है, एंजाइम के द्वारा ही की जाती है, संपन्न होती है। अतः एंजाइम जैव रासायनिक अभिक्रिया उत्प्रेरक भी कहलाते हैं। आई बात समझ में, अब समझ में आ गई होगी कि सजीवों के शरीर में होने वाली सभी उपापचयी क्रियाएं एंजाइम्स के द्वारा ही की जाती है। अतः एंजाइम्स जैव रासायनिक उत्प्रेरक भी कहलाते हैं। ये बात यहाँ तक संपन्न होगी। अब इनमें देख लेते हैं हम उदाहरण। जैसे एग्जाम्पल्स की बात करते हैं तो यही प्रश्न एग्जाम में आएंगे। तो बात करते हैं अगर स्टार्च का माल्टोज में परिवर्तित करना है हमें, स्टार्च का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि C6H10O5। देखो ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास स्टार्च का फॉर्मूला होता है। लेकिन यहाँ पर कंडीशन ये होगी, हमें यहाँ पर लगाना होगा N और यहाँ पर भी लगाना होगा हमें क्या, H2O, इसकी भी लगाएंगे N के अणु। लेकिन देखो ये विक्रिया ये जो स्टार्च होगा यहाँ पर, और इसको अगर माल्टोज में चेंज करना होगा हमें, तो स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करना। अब ये जो परिवर्तित होगा किस एंजाइम की उपस्थिति में होगा, ये प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, परिवर्तित करना। अब आप इधर देखना कि ये C6H10O5 होगा, हमारे पास स्टार्च होता है। ये क्या करता है, फाइनली इससे करेगा अभिक्रिया, और जैसे अभिक्रिया करेगा तो ये बनेगा, देखो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, ये कार्बन की मात्रा क्या कितनी रहेगी, C12 हो जाएगी, क्योंकि N की बात हो रही है, N का मतलब तो कितनी भी हो सकते हैं। और यहाँ पर H की जो मात्रा हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 22 हो जाएगी। लेकिन O की मात्रा यहाँ पर 11 हो जाएगी, क्योंकि N की वैल्यू हमें मालूम नहीं है। इसलिए यहाँ पर जो इसका फॉर्मूला होगा किसका, माल्टोज का, वो क्या होगा, C12H22। अब देखो ये जो सूत्र होता है वो होता है माल्टोज का। माल्टोज का सूत्र होता है, मालूम है, ये देखो ये स्टार्च होता है, आपको मालूम होना चाहिए। लेकिन अब इंपॉर्टेंट बात ये होगी, ये जो एंजाइम होगा जिसकी उपस्थिति में स्टार्च माल्टोज में परिवर्तित हो रहा है, तो वो उसका नाम होता है डाइस्टेज एंजाइम। ये डाइस्टेज एंजाइम कई बार डाइज हो चुका है, तो डाइस्टेज जो एंजाइम होगा हमारे पास, ये डाइस्टेज एंजाइम, इसकी उपस्थिति में क्या होगा कि स्टार्च से माल्टोज का निर्माण हो जाता है। और दूसरी बात, अगर ग्लूकोज की किण्वन की बात करते हैं तो इसमें भी क्या होता है, जाइमेज एंजाइम, जो कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। देखो बात करते हैं किसका, जाइमेज एंजाइम की। अभी जाइमेज एंजाइम क्या करता है, ये करता है ग्लूकोज का किण्वन। जो हमारे पास ग्लूकोज होता है, अगर ग्लूकोज के किण्वन की बात करते हैं तो देखो ग्लूकोज का सिद्ध जो फॉर्मूला होगा वो C6H12O6 होता है, आपको मालूम है, नहीं है तो आप याद कर लेना कि जो सूत्र होगा हमारे पास C6H12 में O6, इसका क्या होता है, फॉर्मूला होता है। तो देखो C6H12 में O6। अब देखो ये जाइमेज जो एंजाइम होगा ये क्या कर देता है, ये जो इसका किण्वन कर देता है, और जैसे ही किण्वन करेगा तो इसको हम तोड़ेंगे यहाँ से, तो हमें प्राप्त होगा एक तो CO2 गैस, यहाँ से CO2 गैस। लेकिन यहाँ पर फिर भी कितने ऑक्सीजन बच गए, ऑक्सीजन की जो वैल्यू होगा हमारे पास हो जाएगी C2H5OH।
ये हमारे पास प्रोडक्ट होता है, एथिल अल्कोहल प्राप्त होता है अगर ग्लूकोज का किण्वन जाइमेज एंजाइम की उपस्थिति में करते हैं तो। देखो C2H5OH प्लस CO2। अब ये देखो यहाँ पर इसकी मात्रा कितनी है, 6 है, तो मैं यहाँ पर लगा दूँगा 6, और ऑक्सीजन यहाँ पर आपको कितने दिखाई दे रहे हैं, इसको भी संतुलित कर लेंगे और इसको भी संतुलित कर लेंगे। आप कर लेना इनको संतुलित, क्योंकि देखो आपको इम्पोर्टेंट जो बात याद रखनी होगी वो होगी जाइमेज एंजाइम। जाइमेज एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज का किण्वन होता है और इससे हमें जो प्रोडक्ट प्राप्त होता है वो क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट प्राप्त यहाँ पर 2, इसको संतुलित करेंगे तो यहाँ पर देखो हमें जो जाइमेज एंजाइम होगा इसकी उपस्थिति में क्या प्राप्त हो जाता है, एथिल अल्कोहल। ठीक है, दूसरी बात ये एक देखते हैं कि इक्सु शर्करा का प्रतिपन, ये बात भी आपको मालूम होना चाहिए कि इन्वर्टेज जो एंजाइम होगा वो क्या कर देता है, जो इक्सु शर्करा होती है, इक्सु शर्करा का जो फॉर्मूला होगा C12H22O11 होता है, प्लस इसके साथ अगर जल की अभिक्रिया करवाते हैं तो जो एंजाइम होता है इन्वर्टेज, इसकी उपस्थिति में ग्लूकोज और फ्रक्टोज का जो 2 अणु प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज का। लेकिन हमें ये मालूम होना चाहिए कि इक्सु शर्करा का प्रतिबंध, इक्सु शर्करा का फॉर्मूला क्या होता है, अब देखो दूसरा होगा हमारे पास इक्सु शर्करा का, अभी इक्सु शर्करा होती है हमारे पास, ये होती है हमारे पास इक्सु शर्करा। अब इसका प्रतिबंध का मतलब इसकी अभिक्रिया करवाएंगे किसके साथ, H2 के साथ। लेकिन इन्वर्टेज जो एंजाइम होगा इसकी उपस्थिति में हमें क्या होगा, देखो इन्वर्टेज एंजाइम, अभी इन्वर्टेज जो एंजाइम होगा ये करेगा क्या, एक तो ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज दोनों की एक एक अणु बना देगा, तो C6H12 में O6 प्लस C6H12 में O6। अब आपको ये मालूम होना चाहिए कि इनका दोनों को फॉर्मूला तो सेम हो गया, ये तो ग्लूकोज हो गया हमारे पास और ये हमारे पास हो गया फ्रक्टोज। अब मेरी बात सुनो, आपने ये देखा होगा कि इनका जो फॉर्मूला होता है वो मतलब क्या होता है, समान होता है। तो इसमें क्या होता है, समान होता है। कभी आपने सोचा कि समान क्यों होता है, ये समान नहीं होता क्योंकि ये हमारे पास जो ग्लूकोज होता है इसमें जो समूह पाया जाएगा, जो क्रियात्मक समूह पाया जाता है वो पाया जाता है एल्डिहाइड ग्रुप। जो ग्लूकोज होता है उसमें जो पाया जाएगा हमें वो पाया जाएगा ग्लूकोज, जो ग्लूकोज होगा उसमें पाया जाएगा एल्डिहाइड समूह है, एल्डिहाइड ग्रुप पाया जाता है इसमें। लेकिन जो फ्रक्टोज होता है उसमें कौन सा ग्रुप पाया जाता है हमारे पास, उसमें पाया जाता है कीटोन ग्रुप। ये बात आपको मालूम होना चाहिए कि सेम जरूर होते हैं, दिखाई देते हैं ये आपको समान, लेकिन इसमें होता क्या है कि इन्वर्टेज एंजाइम की उपस्थिति में क्या होगा, इक्सु शर्करा का प्रतिबंध होता है और ये हमारे पास इक्सु शर्करा का फॉर्मूला होता है। तब भी देखो यहाँ पर 24 हाइड्रोजन की संख्या हो जाएगी और 12 ऑक्सीजन की संख्या हो जाएगी और 12 कार्बन की संख्या हो जाएगी, फिर इन दोनों को बराबर डिवाइड कर देंगे तो हमें लास्ट में प्राप्त क्या होगा, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। इनमें अंतर होता है साथियों, आपको पता होना चाहिए। एल्डिहाइड होता है वो जो एल्डिहाइड ग्रुप होता है वो ग्लूकोज में शामिल होता है और जो फ्रक्टोज होता है उसमें कीटोन समूह पाया जाता है। ठीक है, ये बात होगी। एक और भी देख सकते हैं, अगर यूरिया का अमोनिया व CO2 में अपघटन, अगर एक उदाहरण की और बात कर लेते हैं तो आप कर लेना कि जो यूरिया होती है, यूरिया का अमोनिया व CO2 में अपघटन हो जाता है। देखो यूरिया का एक उदाहरण की और बात करते हैं, यूरिया का अमोनिया में अपघटन, CO2 में अमोनिया व CO2 में क्या हो जाएगा, अपघटन। और देखो अपघटन का मतलब होता है तोड़ना। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि यूरिया का सूत्र क्या होता है, NH2 + CONH। ये किसका सूत्र होता है, ये सूत्र होता है किसका, यूरिया का। ठीक है, अब यूरिया का सूत्र होता है तो इसको तोड़ेंगे यूरिएज एंजाइम की उपस्थिति में, और जैसे यूरिएज एंजाइम की उपस्थिति में इसको तोड़ेंगे तो हमारे पास बन जाएगा अमोनिया + CO2 बाहर चले जाएगी। तो इसको देखेंगे यूरिएज एंजाइम की उपस्थिति में इसको क्या करेंगे, तोड़ेंगे, अपघटन करेंगे और ये बनेगा क्या हमारे पास, NH3 + CO2 बार। ये बात आपको मालूम होनी चाहिए, समझ में भी आ गई होगी। अब देखो एक बात आप नोट करके अलग से याद रखना, ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो ट्रिप्सिन एंजाइम होता है आंतों में प्रोटीन का क्या करता है, एमिनो अम्लों में परिवर्तित कर देता है। जो हमारे आंतों में ट्रिप्सिन एंजाइम होगा वो क्या कर देता है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो हमारे जो लार होती है, लार में उपस्थित एमाइलेज एंजाइम होता है, वो स्टार्च को ग्लूकोज में बदल देता है, ये भी बात आपको पता होना चाहिए। तो लार होता है, लार में उपस्थित जो एंजाइम होता है एमाइलेज एंजाइम लार में पाया जाता है, वो क्या करता है, स्टार्च को ग्लूकोज में बदल देता है। ये बात भी आप याद रखना। अब ये देखो ये हमारे पास क्या हुए,
टाइप्स ऑफ कैटालाइज हमारे पास कंप्लीट हो गई। इसके बाद एक सिद्धांत देख लेते हैं, कौन सा, ताला चाबी सिद्धांत, कीलॉग्स थ्योरी। तब देखो ये ताला चाबी सिद्धांत होता है, ये क्या होता है। अब ये ताला चाबी सिद्धांत हमारे पास जो होता है साथियों, इसको समझेंगे एक बार अच्छे से। अब देखो, सबसे पहले ये मालूम होना चाहिए कि ताला चाबी सिद्धांत किसने दिया था। ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। होता क्या है ये तो बाद में देखेंगे कि ये एंजाइम और ये जो एंजाइम होगा वो कैसे लागू होता है, किन पर लागू होता है, ये बात आपको मालूम होनी चाहिए। अब देखो यह सिद्धांत जो होता है ताला चाबी सिद्धांत का, ये क्या होता है ये तो बाद में देखेंगे। और अगर पहले जानना चाहते हो तो आप देखो ये जो सिद्धांत होगा, इसमें क्या होगा कि जो एंजाइम की सतह होती है पदार्थों के लिए, वो उसी प्रकार से होती है जैसे कि एक गुहा हो या फिर कोटर उपस्थित होते हैं। जैसे प्रत्येक ताले में क्या होती है, चाबी निर्धारित होती है, यानी कि चाबी का निर्धारित स्थान होता है। तो ये उसी आधार पर क्या करता है, ताला चाबी सिद्धांत कार्य करता है। लेकिन इससे पहले हमें यह मालूम होना चाहिए कि जो ताला चाबी सिद्धांत होता है, कीलॉग्स थ्योरी होती है, ये एंजाइम उत्प्रेरण के लागू होता है। ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जा चुका है एंजाइम उत्प्रेरण के लिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या, ताला चाबी सिद्धांत। अब ये जो ताला चाबी सिद्धांत होता है साथियों, कीलॉग थ्योरी होती है हमारे पास, ये क्या होगी, सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि जो एंजाइम उत्प्रेरण होता है, ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जा चुका है कि जो ताला चाबी सिद्धांत होता है ये एंजाइम उत्प्रेरण के लिए लागू होता है। और दूसरी बात ये होगी कि जो ये ताला चाबी सिद्धांत था ये किसने दिया था। बात करते हैं 1902 की और 1913 की। तो 1902 में क्या होता है, हेनरी नामक वैज्ञानिक ने यह सिद्धांत सबसे पहले बता दिया था 1902 में। और एक हमारे पास जो वैज्ञानिक था मेंटेन, ये मेंटेन कर रहा था किसको, माइकलिस को क्या कर रहा था, माइकलिस को कर रहा था मेंटेन, याद करने का तरीका है ही। और ये हमारे पास हो गया हेनरी साहब। और हेनरी साहब ने क्या किया कि इसने 1902 में ही बता दिया था इस सिद्धांत के बारे में। लेकिन माइकलिस और मेंटेन कर रहा था माइकलिस को, यानी कि माइकलिस अलग वैज्ञानिक था, मेंटेन अलग वैज्ञानिक था। इन दोनों ने क्या किया, इन दोनों ने 1913 में और ज़्यादा छानबीन करके ये सिद्धांत दिया था। तो इनके जो सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि एंजाइम उत्प्रेरण के लिए लागू होता है यह सिद्धांत। और दूसरी बात, हेनरी के द्वारा 1902 में ये सिद्धांत सबसे पहले दिया गया था, लेकिन मेंटेन और जो माइकलिस था इन्होंने क्या किया, 1913 में सिद्धांत को और ज़्यादा लेबोरेटरी में प्रयोग करके सभी के सामने रखा। और दूसरी बात, इस सिद्धांत के अनुसार क्या होता है, देखो इस सिद्धांत के अनुसार एंजाइम की सतह पर पदार्थों की क्रिया कराने के लिए उसी प्रकार से गुहा या कोटर उपस्थित होते हैं जैसे प्रत्येक ताले में क्या होते हैं, चाबी के लिए निर्धारित स्थान होता है। अब देखो ये कोटर होते हैं, ये क्या होते हैं, विशिष्ट आकृति के होते हैं। विशिष्ट आकृति के कैसे होते हैं, देखो जैसे ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास कोटर है, ये कोटर है हमारे पास। अब ये विशिष्ट क्यों होते हैं, देखो ये विशिष्ट इस प्रकार होते हैं कि ये कोटर विशिष्ट आकृति के होते हैं, ठीक है। जिनमें क्या होगा, जिनकी जो समूह सक्रिय समूह है ना, जैसे NH2 हो गया सक्रिय समूह, COOH हो गया, SH हो गया, OH हो गया, ये क्या होंगे, सक्रिय समूह होंगे। इत्यादि जो समूह उपस्थित होते हैं जो क्या करते हैं, क्रियाकारक से मतलब क्या करते हैं, क्रियाकारक के साथ जुड़कर सक्रियण संकुल का निर्माण कर लेते हैं। और जो ये सक्रियण संकुल होगा ये क्या करेंगे, पुनः वियोजित होकर उत्पाद का निर्माण करते हैं। देखो कैसे करेंगे, हमारे पास ये तो एंजाइम हो जाएगा, एंजाइम, और एंजाइम के साथ क्या जुड़ेगा, ये आपको सबस्ट्रेट यानी कि क्रियाकारक। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो कुछ विशेष प्रकार का होता है ऐसे जो कि इसमें फिट हो जाएगा, मतलब इसमें समाहित हो जाएगा, ठीक है। फिर ये दोनों क्या करेंगे, ये सबस्ट्रेट है, ये तो हमारे पास एंजाइम है, ये हमारे पास एस है, एस का मतलब सबस्ट्रेट, ठीक है, क्रियाकारक, ये सबस्ट्रेट हो जाएगा हमारे पास। अब देखो इसमें क्या होगा, मैंने ये बात बोली थी अभी आपके सामने कि ये क्या करेंगे, क्रियाकारक के साथ क्या कर लेते हैं, संकुल बना लेते हैं, ये दोनों ES संकुल बना लेंगे। और ये ES संकुल पुनः वियोजित होकर क्या कर लेता है, प्रोडक्ट का निर्माण करता है, जिसको क्या बोलेंगे, देखो अब ये दोनों इसमें क्या हो जाएंगे, सम्मानित हो जाएंगे, ठीक है। सम्मानित हो जाएंगे तो क्या बोलेंगे इनको, क्योंकि ये E है और ये S है, तो इसको ऐसे बनाएंगे, देखो ऐसे, ये ऐसे, और ये इसमें सम्मानित, ये इसमें क्या हो गया, सम्मानित हो गया, ठीक है। अब ये इसको, ये E था एंजाइम और ये यहाँ पर S था, तो इन दोनों को क्या बोलेंगे, ES कॉम्प्लेक्स,
अब ये दोनों क्या करेंगे, पुनः वियोजित होंगे, और ये पुनः वियोजित होकर क्या बनाएंगे साथियों, ये बनाएंगे क्या, प्रोडक्ट। तो ये क्या करेंगे, देखो ये पुनः वियोजित का मतलब टूटेंगे, और जैसे टूटेंगे तो क्या बनाएंगे हमारे पास, ये हमारे पास बन जाएगा प्रोडक्ट, ठीक है। तो ऐसे इनकी ये क्या होती है, क्रियाविधि संपन्न होती है। आपको समझ में आया होगा। तीसरी स्टेप में जाकर क्या बनता है, हमारे पास प्रोडक्ट बनता है। समझ में आई होगी, आशा करता हूँ। फिर से देखना इसमें जो एंजाइम उत्प्रेरण के लिए लागू होता है। और दूसरी बात, हेनरी ने 1902 में सबसे पहले इस सिद्धांत के बारे में बता दिया था। फिर मेंटेन और माइकलिस जो दोनों वैज्ञानिक थे, इन दोनों ने 1913 में और ज़्यादा प्रयोग करके इन लोगों के सामने इस प्रयोग को, इस सिद्धांत को सामने लेकर आए। और फिर देखो ये इस सिद्धांत पर कार्य करता है। इसमें क्या होता है, एक एंजाइम होता है, एक सबस्ट्रेट होता है। ये दोनों, इन दोनों में विशेष प्रकार के कोटर पाए जाते हैं जो कि इनमें समाहित हो जाते हैं। और दूसरी बात, ये जो कोटर होते हैं वो उसी प्रकार के होते हैं जैसे एक ताले में चाबी के लिए निर्धारित स्थान होता है। फिर ये इन दोनों को साथ करेंगे तो इनको बोलेंगे क्या, ES कॉम्प्लेक्स। और ES कॉम्प्लेक्स पुनः वियोजित होकर किसका निर्माण करते हैं, प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं। ये बात हो गई। अब इसके बाद हम देख लेते हैं कि एक लास्ट, इस टॉपिक की लास्ट हेडिंग देखेंगे हम कि जियोलाइट। अभी जियोलाइट क्या होते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। अब देखो साथियों, तो हमने पढ़ लिया उत्प्रेरक सभी पढ़ लिया। लेकिन अब हम लास्ट में क्या पढ़ेंगे, हमारे पास दो छोटे छोटे टाइटल और बचे होते हैं, उनको भी पढ़ लेंगे क्योंकि वो जरूरी है। एक होता है उत्प्रेरक वर्धक और एक होता है उत्प्रेरक विष। क्योंकि उत्प्रेरक हम पढ़ रहे हैं और उत्प्रेरक पढ़ रहे हैं तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि उत्प्रेरक वर्धक क्या होते हैं और उत्प्रेरक विष क्या होते हैं। मैं वैसे थ्योरी के आधार पे आपको बताऊंगा बोलकर और वैसे समझाऊंगा। देखो हमारे पास होते हैं उत्प्रेरक वर्धक, यानी कि कैटालाइज प्रमोटर। वर्धक का मतलब आगे बढ़ाना, प्रोमोटर का मतलब होता है, तो उत्प्रेरक वर्धक, कैटालाइट प्रमोटर। अब देखो ये उत्प्रेरक वर्धक जो होते हैं हमारे सामने, ये क्या होते हैं, ये जो उत्प्रेरक वर्धक यानी कि कैटालाइट प्रमोटर यानी कि आगे बढ़ाने की बात करेंगे, पीछे बढ़ाने की बात नहीं करेंगे। वे बाह्य पदार्थ जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ा देते हैं उत्प्रेरक वर्धक कहलाते हैं। नाम से स्पष्ट है, ये क्या कर लेते हैं कि उत्प्रेरक की जो क्रियाशीलता होती है उसको बढ़ा देते हैं, उत्प्रेरक वर्धक कहलाते हैं। लेकिन कैसे बढ़ाएंगे, क्योंकि उत्प्रेरक तो खुद क्या करता है कि अभिक्रिया की पदार्थ की या उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ाते हैं, अभिक्रिया की दर को, वेग को बढ़ाते हैं। लेकिन अब ये क्या सिस्टम है नया कि उत्प्रेरक वर्धक भी इसके सामने मतलब उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ा रहा है। ये क्या है, तो ये देखेंगे। देखिए बात करते हैं हमारे पास N2+H2 की अभिक्रिया करवा के, यानी कि अमोनिया बनाएंगे, ठीक है। हेबर विधि के द्वारा इनको देखेंगे N2+। अब देखो ये हमारे पास क्या है, रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट क्रियाकारक है, ठीक है। अब ये क्या करेंगे, जैसे ये हमारे पास आयरन है, हेबर विधि हमने इसको काम में लिया था। लेकिन अब अगर इसको लगा देते हैं हम यहाँ पर मोलिब्डेनम। अब ये जो मोलिब्डेनम होगा, देखो कैसे समझेंगे इसको, इससे तो डायरेक्ट क्या बनेगा, इससे डायरेक्ट बनेगा अमोनिया। तो यहाँ पर हमें प्राप्त हो जाएगा अमोनिया। ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो शुरू से ही समझ में आ रहा है हमें। अब देखो समझने की बात क्या है, इसमें ये जो Fe होगा, ये Fe होगा, ये तो क्या होगा, और जो MO होगा, जो मोलिब्डेनम होगा, ये क्या होगा, इसमें क्या होगा, देखो ये तो होगा उत्प्रेरक वर्धक। ये देखो ये तो क्या होगा, ये तो उत्प्रेरक हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। ये तो उत्प्रेरक हो गया और ये हमारे पास हो गया उत्प्रेरक वर्धक। आ रही मेरी बात समझ में, ये दोनों। तो अब देखो समझने वाली बात ये है कि अमोनिया तो वैसे ही निर्माण बना रहे थे, मेम्बर विधि के द्वारा अमोनिया का N2+3H2 की अभिक्रिया करवाएंगे तो अमोनिया प्राप्त हो जाएगी हेबर विधि के द्वारा। लेकिन इसकी फास्ट और करवाने के लिए जो वर्धक काम में ले रहे हैं हम, वो काम में ले रहे हैं MO यानी कि उत्प्रेरक वर्धक। जो कि उत्प्रेरक वर्धक ये हमारे पास Fe हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उत्प्रेरक। और जो M हो जाएगा हमारे पास मोलिब्डेनम, ये हो जाएगा हमारे पास उत्प्रेरक वर्धक। तो इसको बोलेंगे क्या, उत्प्रेरक वर्धक। इसी प्रकार अगर बात करते हैं SO3 का जैसे निर्माण करेंगे तो हमारे पास जो वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड होगा वो भी इस प्रकार से कार्य करता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद एक और देख लेते हैं, क्या ये तो क्या था,
उत्प्रेरक वर्धक, लेकिन एक और होता है हमारे सामने क्या, उत्प्रेरक विष, यानी कि कैटेलाइट पॉइजन। कैटेलाइज जो पॉइजन होता है ये क्या करेगा कि वे बाह्य पदार्थ, देखो ये जो पॉइजन होगा, जो हमारे पास कैटेलाइज पॉइजन होता है, हाँ ये जो हमारे पास पॉइजन होता है यानी कि उत्प्रेरक विष, ये क्या करता है कि वे बाह्य पदार्थ होते हैं, किसी प्रकार के बाह्य पदार्थ होते हैं जो क्या करते हैं, उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को कम कर देते हैं। कैसे कम कर देंगे, जैसे हम बात करते हैं, जैसे वो हम अमोनिया बना रहे हैं हम, ठीक है, मतलब वो N2 प्लस ये अभिक्रिया ले लेते हैं वापस, ये N2 हो गया प्लस ये हमारे पास 3H2 हो गया, लेकिन और वही हमारे पास क्या बन जाएगी, अमोनिया बन जाएगी। लेकिन हमारे पास होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, ये क्या करता है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड होगी, अगर मैं इस उत्प्रेरक को जोड़ दूँ इसके साथ, मतलब ये जो उत्प्रेरक विष होगा इसमें ये होगा, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा, पहले बाद में समझाऊंगा। ये हो जाएगा हमारे पास क्या, उत्प्रेरक, और ये हमारे पास उत्प्रेरक हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा क्या, उत्प्रेरक विष। अब ये जो उत्प्रेरक विष होता है ये क्या करता है, इसकी अभिक्रियाशीलता की दर को क्या कर देता है, कम कर देता है, क्रियाशीलता को कम कर देता है। जैसे ही कम कर देगा तो इसलिए इसको बोलते हैं उत्प्रेरक विष, कार्बन मोनोऑक्साइड। आई बात समझ में? तो इस प्रकार अगर उदाहरण के द्वारा जरिए आप समझते हो तो ज़्यादा समझ में आता है, ठीक है। परिभाषा तो आप कर ही दोगे कि वे बाह्य पदार्थ जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को कम कर देते हैं, सभी को पता है, कम करेगा, पॉइजन की बात होगी, यानी कि उत्प्रेरक विष की बात होगी। फिर एक उदाहरण देखो, इसमें हम देख लेते हैं क्या, अब लास्ट हमारे पास हेडिंग होगी कि अगर बात करते हैं CCl4 की, अगर मैं इसकी अभिक्रिया करवाता हूँ किसकी उपस्थिति में, एंटीमनी पेंटाक्लोराइड की उपस्थिति में, और अगर मैं लेता हूँ उत्प्रेरक विष के साथ कोई भी लेता हूँ, तो इसकी जो अभिक्रिया होगी हमारे पास वो किस प्रकार हो सकती है, तो आपको पता होनी चाहिए। तो इसमें क्या हुआ, जैसे CCl4 हो गया, देखो इधर देखो हमारे पास ये होगा CCl4 प्लस HF, अगर मैं इसकी अभिक्रिया HF से करवा दूँ, लेकिन हमारे पास एंटीमनी पेंटाक्लोराइड हो गया, अगर मैं इसकी अभिक्रिया, ये दोनों क्या करेंगे, देखो आपको समझ में आ रहा होगा, दिखाई दे रहा होगा, इसके साथ अगर मैं बेरियम लगा देता हूँ, ये जो बेरियम होगा ये क्या होगा, उत्प्रेरक विष होगा, उत्प्रेरक विष होगा, लेकिन ये जो हमारे पास होगा वो क्या होगा, उत्प्रेरक होगा। अब देखो समझने की बात ये है इसमें कि ये H है ना, एक Cl यहाँ से अपने साथ ले लेगा और ये F इसके साथ काउंट हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये अभिक्रिया कैसे हो सकती है, देखो ये अभिक्रिया ऐसे होगी, यानी कि CCl3 और यहाँ पर F प्लस HCl, ये अभिक्रिया इस प्रकार होगी, तो ये होगी। अब हम लास्ट देख लेते हैं क्या, कि उत्प्रेरक के गुणधर्म। अगर उत्प्रेरक हमने सभी तरीके से अच्छे तरीके से पढ़ लिया तो हमें ये भी पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि उत्प्रेरक के जो गुणधर्म होंगे वो किस प्रकार होंगे, कैसे कैसे इनके गुणधर्मों के बारे में हम देख सकते हैं। तो हमारी जो लास्ट टाइटल होगा वो होगा उत्प्रेरकों के गुणधर्म। देखो अब देखते हैं कि उत्प्रेरक के जो गुणधर्म होंगे ये क्या करते हैं। जो उत्प्रेरक होते हैं इनके कुछ महत्वपूर्ण जो उदाहरण होंगे, जो प्रॉपर्टी होगी, इनकी गुणधर्म होंगे वो देखेंगे बस, और आगे ज़्यादा कुछ नहीं। देखो इसमें क्या होता है कि उत्प्रेरक रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बदल देते हैं, किंतु कभी अभिक्रिया में भाग नहीं लेते। ये क्या करते हैं, अभिक्रिया हो रही है उसकी अभिक्रिया को वेग को या तो बढ़ा देंगे या घटा देंगे या कंटिन्यू रखेंगे, लेकिन अभिक्रिया में कभी भाग नहीं लेता। एक बात, रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता, उसके वेग को परिवर्तित करते हैं, बात खत्म। और दूसरी बात, उत्प्रेरक रासायनिक अभिक्रिया को कभी भी प्रारंभ नहीं करते। ये बात पे आपको पता होना चाहिए कि जो उत्प्रेरक होते हैं रासायनिक अभिक्रिया को प्रारंभ नहीं करते, कभी भी नहीं करते। दो बात बहुत इंपॉर्टेंट बात है, समझ लेना। उत्प्रेरक रासायनिक अभिक्रिया वेग को बदलते हैं किंतु रासायनिक अभिक्रिया में कभी भाग नहीं लेते, एक बात। और दूसरी बात, जो उत्प्रेरक होते हैं रासायनिक अभिक्रिया को प्रारंभ कर सकते हैं, प्रारंभ नहीं कर सकते कभी भी, फैन को बंद कर दे, प्रारंभ कभी भी नहीं कर सकते। ये बात होगी दो। अब देखो तीसरी अगर बात करते हैं हम, तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि एक निश्चित ताप पर उत्प्रेरक की क्रियाशीलता उच्चतम होती है। ये नहीं कि कभी तापमान 4 डिग्री सेल्सियस ले लिया, कभी कितना ले लिया, कभी कितना ले लिया। टेम्परेचर क्या करता है, डिपेंड करता है इसकी क्रियाशीलता पर। तो एक निश्चित ताप पर उत्प्रेरक क्या करता है, उत्प्रेरक की क्रियाशीलता कैसी होती है, उच्चतम होती है, एक बात। और दूसरी बात, इस ताप को क्या बोलेंगे, जो उच्चतम हो जाएगी ना, इस ताप को बोलते हैं क्या, अनुकूलतम ताप। अनुकूलतम ताप इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो हमारे पास उत्प्रेरक होता है उसकी क्रियाशीलता उच्चतम होती है, ठीक है।
और दूसरी बात, अगर 5 पॉइंट की बात करते हैं, 5 नंबर की, आप नोट कर लेना इस क्लास को थोड़ा धीमा करके। तो उत्प्रेरक क्या होगा, उत्क्रमणीय अभिक्रिया की दोनों दिशाओं में एक समान रूप से क्या करते हैं, व्यवहार दर्शाते हैं। ये नहीं है कि जब इधर अभिक्रिया हो रही है तो धीरे होगा, इधर हो रही है तो फास्ट होगा, फिर इधर हो रही है तो फास्ट हो जाएगा, इधर हो रही है तो धीरे हो जाएगा, नहीं। जो उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है इनमें दोनों तरफ ये अभिक्रिया चलती है तो समान रूप से क्या करते हैं, उत्प्रेरक कार्य करते हैं। ठीक है, ये बात होगी। अगर बात करते हैं सतही क्षेत्रफल अधिक होने पर उत्प्रेरक अधिक क्रियाशील हो जाते हैं, ये बात तो कॉमन सी बात है। अगर जितना ज़्यादा सतही क्षेत्रफल होगा उसी आधार पर क्या होगा, उत्प्रेरक अधिक क्रियाशील होते हैं। ठीक है, और उत्प्रेरक की प्रकृति एक विशिष्ट होती है, ये हमने पहले ही देख लिया था कि उत्प्रेरक की जो प्रकृति होती है कैसी होती है, विशिष्ट प्रकार की होती है। फिर दूसरी बात एक और देख लेते हैं, इसमें अगर बात करें कि किसी रासायनिक अभिक्रिया के लिए उत्प्रेरक की थोड़ी सी मात्रा ही पर्याप्त होती है। अगर इसमें लगा देते हैं कि थोड़ी सी मात्रा डाल देते हैं उत्प्रेरक की, जिससे क्या हो जाता है, हमारे पास अभिक्रिया की जो वेग होगा वो बदल जाता है, बढ़ जाता है, फिर कम हो जाता है। और दूसरी बात, एक प्रश्न एग्जाम में पूछा हुआ आता है कि किस बलों के तत्व सबसे अधिक उत्प्रेरक होते हैं। तो संक्रमण तत्व होते हैं, यानी कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं जो कि डी ब्लॉक के होते हैं। तो डी ब्लॉक के तत्व सबसे अधिक यानी कि अच्छे क्या होंगे, उत्प्रेरक होते हैं। तो जय हिंद साथियों, आज का ये हमारा टॉपिक था और ये जो रासायनिक अभिक्रिया थी ये कंप्लीट होती है। कल से हम जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा उनको बहुत ही अच्छे तरीके से उनका क्या करेंगे, उनकी शुरुआत करेंगे। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने साथियों को वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।